विद्यार्थियों, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का हम अध्ययन कर रहे थे। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का निर्धारण विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, इन आधारों पर केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का निर्धारण किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक जो संबंध है उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध किस प्रकार के हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। वित्तीय संबंधों का तात्पर्य यह है, केंद्र के पास आय के क्या स्रोत है, राज्य के पास आय के क्या स्रोत है, केंद्र अपनी आय का प्रयोग किस प्रकार से करता है, राज्य अपनी आय का प्रयोग किस प्रकार से करता है, केंद्र आय के संबंध में राज्यों को क्या निर्देश दे सकता है। इन्हीं सब सिद्धांतों के आधार पर केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का निर्धारण किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का निर्धारण संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 293 के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण किया गया है। 268 से 293 के बीच। तो इसके अंतर्गत यदि हम पहला देखें तो केंद्र के पास कर निर्धारण से संबंधित जो शक्ति है, कर निर्धारण किन विषयों तक सीमित है, कर की शक्ति कैसे निर्धारित की जाती है और करों से जो प्राप्त आय है उसका विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, तो उसको हम कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला ये, संघ के जो राजस्व स्रोत है वो क्या है। संघ के राजस्व स्रोत जैसे निर्यात शुल्क है, सीमा शुल्क है, कृषि भूमि से अतिरिक्त अन्य संपदा पर जो शुल्क है, रिजर्व बैंक से संबंधित शुल्क है, शेयर बाजार से संबंधित शुल्क है, मुद्रांक शुल्क है। इस प्रकार के जो राजस्व स्रोत है वो संघ के पास है। इसी प्रकार राज्यों के जो शुल्क है या राज्यों की जो आय के स्रोत है, राज्यों की आय के स्रोत है वो कृषि भूमि पर कर है, भवनों पर कर है, पशुओं पर कर है। इससे संबंधित जो है वो राज्यों के आय के बिजली के उपयोग है, वितरण है, इसके ऊपर जो कर है ये राज्यों के राजस्व स्रोत माने जा सकते हैं। तीसरा, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि संघ द्वारा आरोपित, संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले जो कर है उसके अंतर्गत नोट है, हुंडियां है, बैंकों के अंतर्गत है, इनके ऊपर शोक श्रृंगार की चीजें हैं, मादक द्रव्यों के ऊपर उत्पादन शुल्क है। इससे संबंधित जो कर है वो संघ द्वारा आरोपित, संग्रहित लेकिन विनियोजित किए जाते हैं। संघ द्वारा आरोपित, विनियोजित किए जाने वाले अन्य जो कर है जैसे कृषि भूमि के अतिरिक्त उत्तराधिकार शुल्क है, भूमि के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क है, रेल भाड़े है, भाड़ों पर शुल्क है, मुद्रांक शुल्क है। इनका स्पष्ट वर्णन संविधान के अंतर्गत किया गया है। कुछ ऐसे कर है जो संघ द्वारा आरोपित किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं, लेकिन राज्यों में केंद्र और राज्यों के बीच आपस में बांट दिए जाते हैं। जैसे आयकर है तो आयकर के अंतर्गत संघ द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन संघ के जो भी कार्य हैं उसको करने के बाद, खर्च और सब करने के बाद जो आयकर की राशि बचती है वो केंद्र और राज्यों के बीच आपस में बांट दी जाती है। जैसे आयकर पर है ये संघीय खर्च को घटाकर जो भी होता है बचती है वो संघ और राज्यों के बीच बांट दी जाती है। तो कर क्या है, कर से संबंधित आय क्या है और ये किनको प्राप्त होती है, ये स्पष्ट रूप से वर्णन संविधान के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रीय महत्व या राष्ट्रीय योजनाओं से संबंधित जो भी कार्य है वो संघ के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए संघ के जो राजस्व स्रोत है, आय के स्रोत है वो थोड़े ज्यादा रखे गए हैं, राज्यों के जो आय के स्रोत है वो कम रखे गए हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि संघ को सहायता अनुदान प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यों को संघ से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से घोषित है
कि केंद्र के द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान किए जा सकते हैं और इसके अंतर्गत कुछ स्थितियों का उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है। प्रथम के अंतर्गत जैसे पर्सन से संबंधित जो राज्य है, बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, असम है, ये जो पर्सन निर्मित करने वाले जो राज्य है, उन राज्यों से जो आय प्राप्त होती है तो उन राज्यों को विशेष अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा, संघ सरकार के द्वारा इन राज्यों को बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम इनको दिया जा सकता है। इसी प्रकार राज्यों को अपनी जनजाति या कबीलों के उत्थान के लिए भी सहायता अनुदान प्रदान किया जा सकता है। यदि राज्यों के अंतर्गत बाढ़ है, भूकंप है, अकाल है या अन्य कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसके लिए पैसे की आवश्यकता है, तो इसके लिए भी संघ सरकार के द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान किए जा सकते हैं। राज्यों को अपनी आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए भी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 282 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि संघ सरकार विवेकाधीन अनुदान भी प्रदान कर सकती है। इसके अंतर्गत संघ सरकार इस संबंध में बिल्कुल स्वतंत्र है कि वो अपने विवेक के आधार पर राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकती है। इसके अंतर्गत राज्यों को अपनी आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए या राज्यों के अंतर्गत जो कोई योजनाएं हैं वो अधूरी रह गई है, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को विवेकाधीन अनुदान भी प्रदान कर सकती है। इसके अलावा ऋण लेने संबंधी उपबंध भी संविधान के अंतर्गत है। ऋण राज्य भी ले सकते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी ऋण लिए जा सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी संपत्तियों के आधार पर, अपनी संचित निधि के आधार पर, अपनी साख के आधार पर ऋण ले सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर इस संबंध में है कि केंद्र सरकार के द्वारा विदेशों से भी ऋण लिए जा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा विदेशों से ऋण नहीं लिए जा सकते हैं। राज्य सरकारें जब केंद्र सरकार से किसी भी योजना के लिए राष्ट्र महत्व की, राज्य के महत्व की, राज्य के उत्थान की, किसी भी योजना के लिए किसी भी प्रकार का यदि ऋण लेती है तो केंद्र सरकार, संघ सरकार ऋण लेते समय उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार की शर्त लगा सकती है। उस शर्त का पालन करना राज्य सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि वो शर्त नहीं माने तो केंद्र सरकार के द्वारा ऋण नहीं लिया जा सकता है। भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी भारतीय राज्यों को विदेशों से राज्य सरकारें ऋण नहीं ले सकती है, वो सिर्फ केंद्र सरकार से ही ऋण ले सकती है। केंद्रीय सरकार हालांकि विदेशों से ऋण लिए जा सकते हैं। तो ऋण लेने संबंधी भी उपबंधों का स्पष्ट उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा करों से विमुक्ति, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को करों से विमुक्ति प्रदान की गई है। करों से विमुक्ति प्रदान करने का तात्पर्य ये है कि जो परिसंपत्तियां राज्यों के अंतर्गत है, इन परिसंपत्तियों के रख रखाव के लिए, अन्य कोई कार्यों के लिए राज्य सरकारों के द्वारा केंद्रीय सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे ही राज्य सरकारों की संपत्तियों के ऊपर भी संघ सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। यदि इस संबंध में किसी बिजली की खपत होती है तो उस संबंध में भी राज्य सरकारें बिजली के वितरण से संबंधित या बिजली से संबंधित किसी भी प्रकार का कर, इलेक्ट्रिसिटी का कर संघ की संपत्ति पर नहीं लगाएगी। संघ सरकार भी राज्यों की संपत्तियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगी। इस संबंध में यदि कोई निगम है, कोई कंपनी है या कोई सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं तो उनके ऊपर कर लगाया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकारों के ऊपर या संघ सरकार राज्य सरकारों के ऊपर, राज्य सरकार संघ सरकार के ऊपर, उनकी संपत्तियों इत्यादि से ऊपर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगे। इसी प्रकार
केंद्र सरकार के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल के बाद अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो कि राज्यों से संबंधित भी वित्त के संबंध में अपनी योजनाएं, अपनी संतुतियां या अपने क्या कार्य करने हैं इसके संबंध में राय देता है। तो वित्त आयोग का गठन केंद्रीय सरकार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि केंद्र और राज्य दोनों में आय से संबंधित, वित्त से संबंधित, वित्तीय प्रावधानों से संबंधित अपनी अनुशंसाएं करता है। इसी प्रकार नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्रीय सरकार के द्वारा, संघ सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों की परीक्षा करने के साथ ही साथ राज्य सरकारों के लेखों की परीक्षा करता है, राज्यों के लेखों की परीक्षा भी करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधीन ही राज्यों के लेखा परीक्षक है और ये लेखा परीक्षक के माध्यम से राज्य सरकारें, केंद्र सरकार राज्यों के वित्त के ऊपर संपूर्ण रूप से नियंत्रण रखती है, क्योंकि लेखों की जांच करने की संपूर्ण जो जिम्मेवारी है वो केंद्रीय सरकार के पास हो जाती है। इसलिए केंद्रीय सरकार महालेखा परीक्षक के माध्यम से एक नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत आपातकाल के अंतर्गत जो वित्तीय व्यवस्था है वो सारी वित्तीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों की जो वित्तीय व्यवस्था है, वो जो विभाजन है, वितरण है, वो सब परिवर्तन होके वित्तीय व्यवस्थाओं के संबंध में जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास आ जाता है। चाहे वो राष्ट्रीय आपात हो, 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति है तो उसमें भी करों के वितरण से संबंधित कुछ परिवर्तन करने का अधिकार सरकार के पास आ जाता है। यदि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की स्थिति उत्पन्न होती है, वित्तीय आपात की स्थिति उत्पन्न होने पर तो वित्त के संबंध में सारे निर्णय करने का, नियंत्रण करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास आ जाता है। और इस संबंध में जो राष्ट्रपति है वो वित्त के क्षेत्र के अंतर्गत सभी कर्मचारियों, चाहे वो राज्य कर्मचारी है, केंद्र कर्मचारी है, इन सभी कर्मचारियों के वेतन में कटौती है, अनुदान में कटौती है, अन्य कोई वित्त के संबंध में निर्णय करना है, तो ये सारे जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास आ जाते हैं। तो ये वित्तीय आपात का सामना करने की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार के पास आ जाती है। तो वित्तीय संबंधों का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जैसे कि पायली ने ये कहा है कि वर्तमान स्थिति में हम देखें तो राज्यों के पास अपने राजस्व के सीमित साधन हैं और राजस्व के सीमित साधन होने के कारण अपनी अधिकांश विकास योजनाओं के लिए उन्हें केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है और कई बार केंद्र के आदेशों के सामने, केंद्र के निर्णयों के सामने उन्हें झुकना भी पड़ता है। तो वित्तीय संबंध केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि वित्त के क्षेत्र में भी संविधान निर्माताएं केंद्र को या संघ को अधिक शक्तियां, अधिक आय के स्रोत, अधिक आय के संबंध में अधिक अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है, ये सारी चीजें केंद्र को, संघ को उन्होंने प्रदान की है। इसका प्रदान करने का एक ये भी कारण था कि संविधान निर्माता ये चाहते थे कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्त को लेकर किसी भी प्रकार की अनबन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। हालांकि 1967 के अंतर्गत जब केंद्र और राज्यों के बीच एक ही दल की सरकार, कांग्रेस की सरकार रही, तब दोनों के बीच जो विवाद की स्थिति थी वो बहुत कम सामने आई। लेकिन 1967 के बाद जब राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें भी आने लगी, तब राज्यों ने समय समय पर वित्तीय स्वायत्तता के मामले में अपनी आवाज उठानी भी शुरू की और ये कहने लगे कि राज्यों के भी अपने आय के स्रोत बढ़ने चाहिए और जो केंद्र की मनमानी है उसके ऊपर थोड़ा अंकुश भी लगाया जाना चाहिए। ये राज्य सरकारों के द्वारा मांगे उठने लगी। लेकिन भारतीय संविधान चूंकि संघीय शासन व्यवस्था को उन्होंने ग्रहण किया है, संघात्मक शासन के लक्षण उसमें विद्यमान है, लेकिन फिर भी संविधान निर्माता उस अर्थ में संघात्मक शासन व्यवस्था को स्थापित नहीं करना चाहते थे जहां दूसरे राज्यों के अंतर्गत दूसरे देशों में
जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, दूसरे देशों में जो संघात्मक शासन है उसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से जैसे हृदयनाथ कुंजरू ने ये कहा है कि वित्तीय आपात संबंधी उपबंधों ने के राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर गहरा धक्का लगा है। तो केंद्र वित्त के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।